हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेयर एक्ट को पढ़ते कैसे है। बहुत बार मैंने खुद ही बोला है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ के जाना पड़ेगा एग्जाम में, पर ये तो पता हो कि बेयर एक्ट में होता क्या है, उसको कैसे पढ़ना है। एग्जाम हॉल में बैठकर जब आप पलटेंगे तो किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ बेयर एक्ट के बारे में। आई होप आपको ऑलरेडी पता हो ये चीज़, पर अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है तो मैं बता देती हूँ बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडिया में कानून बनते हैं। कौन बनाता है कानून? हमारा जो संसद है, संसद कानून बनाते हैं, है कि नहीं? संसद जब कानून बनाते हैं उसको प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत है, प्रेसिडेंशियल एसेंट बोलते हैं। तो क्या होता है, इंडिया का सिस्टम क्या होता है? इंडिया में पहले एक बिल आती है जो संसद पास करती है। बिल पास होने के बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति का एसेंट या सम्मति की जरूरत है। जैसे ही राष्ट्रपति अपना मोहर लगाते हैं फिर क्या बन जाता है, बिल एक्ट बन जाता है। इसी एक्ट को हम बेयर एक्ट बेयर एक्ट बेयर एक्ट जो बोलते रहे हैं ना, बेयर एक्ट यही एक्ट है। यानी इंडिया में जो कानून है, इंडिया का जो भी कानून है वो कहाँ मिलेगा आपको? बेयर एक्ट में मिलेगा। इसीलिए सारे वकीलों के लिए बेयर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि पूरा कानून जो आपको पता होना चाहिए एज एन एडवोकेट वो कहाँ लिखा गया है? बेयर एक्ट में लिखा गया है। इसीलिए जरूरी है कि आपको पता हो बेयर एक्ट के अंदर होता क्या है। कोई भी बेयर एक्ट को पढ़ना कैसा है ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक सैंपल लिया है। मैं पहले बीएनएस के साथ स्टार्ट नहीं करूंगी, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता है, पर मैं एकदम नए कानून के साथ नहीं जाऊंगी। पहले मैं दिखाऊंगी पुराने कानून में क्या है, फिर हम देखते हैं नए कानून में क्या है। पर दोनों में पढ़ने का तरीका, कोई भी बेयर एक्ट हो, बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका तो एक ही रहेगा। तो आप मेरे साथ पहले कौन सा किताब खोलेंगे? आप पहले मेरे साथ खोलेंगे इंडियन पीनल कोड। तो चलिए लेके आइए इंडियन पीनल कोड, आईपीसी का बेयर एक्ट लेके आना, ठीक है? लेके आ गए आईपीसी का बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट जैसे ही आप खोलते हैं, जो भी आपके पास बेयर एक्ट हो आप खोल लीजिए। मैं आप सबको दिखा सकूं इसीलिए मैंने ऑनलाइन वाली कॉपी ली है। आप अपने पास जो बुक है बुक खोलिए। जैसे ही आप बुक खोलते हैं फर्स्ट पेज आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो उस बुक के बारे में लिखा है, रेट, कॉस्ट, ये सब चीजें। जहां से आपका लॉ स्टार्ट होता है ना, आपको ऐसा दिखेगा इंडियन पीनल कोड करके टाइटल दिखेगा, जो बेयर एक्ट का नाम है आपको वो दिखेगा। शायद आपके बेयर एक्ट में ये 3रा या 4वें पेज से स्टार्ट होगा, ठीक है? इंडियन पीनल कोड, बेयर एक्ट का नाम दिखा। फिर इसके नीचे अगर आप देखो ऊपर से आपको दिखेगा सीरियल वाइज सारे सेक्शन नंबर लिखे हैं, सेक्शन नंबर लिखे हैं। उसके साथ साथ छोटा सा समरी भी लिखा गया है। अच्छा, सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है, ऐसा समरी भी लिखा गया है। ओके, ऐसे पेज को हम बोलते हैं कंटेंट्स पेज। क्या बोलते हैं? कंटेंट्स पेज। कहाँ गया? कुछ लोग इसी कंटेंट्स पेज को इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। तो जब भी मैं अपने कोर्स में बोलती रहती हूँ कि लीजिए कंटेंट्स पेज ओपन कीजिए मेरे साथ, हम आंसर्स कंटेंट पेज से करेंगे, आपको कौन सा पेज ओपन करना है? ये वाला पेज पे आ जाना है। अगर मैं कहती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आईपीसी के इंडेक्स में मिलेगा, तो आप कौन सा पेज खोलेंगे? यही वाला पेज। तो जो फर्स्ट पेज है जहां पर यह ऐसा सीरियल नंबर वाइज सारे सेक्शन नंबर लिखे गए हैं, सेक्शन नंबर का समरी, छोटू सा समरी बगल में लिखा गया है कि अच्छा इस सेक्शन में होता क्या है, लिखा गया है। उस पेज को क्या बोलते हैं? कंटेंट्स पेज या इंडेक्स पेज बोलते हैं। राइट, फॉलोइंग टिल नाउ? अब ये कंटेंट्स पेज या इंडेक्स पेज हर बेयर एक्ट में होता है, ठीक है? आप एकदम ध्यान रखें, हर बेयर एक्ट में कंटेंट्स पेज या इंडेक्स पेज होता ही होता है। एंड
AIB के एग्जाम में इस कंटेंट पेज को यूज करना पड़ेगा। इस कंटेंट पेज को अगर नहीं यूज करेंगे तो आप पक्का फेल होंगे, क्योंकि लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस, पूरा 100 में से मैं कह रही हूँ, पूरे 100 क्वेश्चंस में से 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका आंसर ढूंढने के लिए आपको खोजना कंटेंट्स पेज से शुरू करना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट्स पेज, यही से आपको अपना खोजना शुरू करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बैरएक्ट का जो कंटेंट्स पेज है आपको एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना कंटेंट्स पेज। कंटेंट्स पेज में क्या क्या होता है मैं फिर से दोहरा रही हूँ। सेक्शन नंबर्स होते हैं, सेक्शन नंबर का समरी होता है। फिर हर एक बैरएक्ट में, ये मैं जो भी इस वीडियो में बता रही हूँ वो हर बैरएक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब ये देखिए, हर बैरएक्ट में आपको दिखेगा ऐसा चैप्टर का एक नंबर और इसके नीचे चैप्टर का नाम। इसको चैप्टर हेडिंग भी बोलते हैं। आप चैप्टर नाम बोलिए, चैप्टर हेडिंग बोलिए, बस चैप्टर बोलिए, वो तो आपकी मर्जी है, पर ये पता होना चाहिए कि चैप्टर्स होते हैं। हर बैरएक्ट के अंदर क्या होता है, चैप्टर होता है। बैरएक्ट खोलिए मेरे साथ, ताकि जैसे मैं रीड आउट कर रही हूँ आप भी आपके बैरएक्ट में अभी देखें कि अच्छा ऐसा है क्या, मेरे बैरएक्ट में भी है क्या, आप देख सके। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस, मैं आईपीसी के बैरएक्ट से पढ़ रही हूँ। फिर 2-3 पेज पलटिए, चैप्टर 3 पनिशमेंट्स, आगे बढ़िए, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे हर बैरएक्ट में। हर बैरएक्ट में चैप्टर्स होते हैं। तो हर बैरएक्ट में क्या होगा, कंटेंट्स पेज होगा। कंटेंट्स पेज में सेक्शन के नंबर्स ऐसे लिखे गए होंगे एंड उस सेक्शंस में चैप्टर के नाम होंगे। इन्हीं चैप्टर के नाम आपका एग्जाम में बहुत ही बिग क्लू बन जाते हैं। बहुत ही बड़ा क्लू ये चैप्टर से ही बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आईपीसी में अगर आप देखें, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल एक्सेप्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक बार जनरल एक्सेप्शंस क्या होता है ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए, आपको अंदाजा है, बाय हार्ट नहीं करना, एआईबी एग्जाम के लिए ये वाला चीज बाय हार्ट मत करना। आपको अंदाजा होना चाहिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो है जनरल एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट, ये लगभग इस चैप्टर के इर्द गिर्द आता है। इतना आइडिया आपको होना चाहिए, तब आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। ओके, खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईपीसी में पक्का क्वेश्चन आता है जनरल एक्सेप्शंस। तो ऐसे वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लगभग अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, लगभग चैप्टर 4 के पास आपको जनरल एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऐसा करके आपको थोड़ा सा अंदाजा एग्जाम से पहले बनाकर चलना पड़ेगा। अब मैम हर बैरएक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने फुल कोर्स में, हर जो कोर्स है हर बैरएक्ट है ना, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया, जैसे आईपीसी का आप खोलेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो आईपीसी का, उसमें मैंने बताया कि चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर मैंने ये भी बताया कि चैप्टर 5 में पूरा नहीं पढ़ना है, 2 ही सेक्शन पढ़ना है। ऐसा मैंने कहा बताया, हर एक बैरएक्ट में ये अलग अलग होता है ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने फुल कोर्स में हर एक बैरएक्ट के लिए इंडिविजुअली बताया। पर जो भी बैरएक्ट हो, ऐसे चैप्टर नाम तो होते हैं एंड चैप्टर का नाम पता होना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में कॉन्सेप्ट ढूंढ सके। ठीक है, तो हो गया हमारा चैप्टर का नाम। अब चैप्टर देखिए, यहाँ पे एक और चीज दिखा देती हूँ। चैप्टर 4 हो गया जनरल एक्सेप्शंस, पर चैप्टर 5 से पहले एक और सब हेडिंग है। देखिए फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आप भी बैरएक्ट में देखना, आपके बैरएक्ट में सेक्शन 96 के ऊपर आप रीड कीजिए। मैं वेट कर रही हूँ एक सेकेंड। खोल लिया आपने बैरएक्ट, सेक्शन 96 के ऊपर अगर आप देखेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर राइट ऑफ
प्राइवेट डिफेंस। ये जो चीज है ना, इस पे चैप्टर नंबर नहीं है, यानी ये हो गया सब चैप्टर हेडिंग। इसको क्या बोलते हैं? सब हेडिंग भी बोलते हैं, सब हेडिंग। सब हेडिंग जब भी आता है या चैप्टर का नाम जब भी आता है, प्लीज ये वाला पॉइंट लिख लो, ठीक है? अभी जो मैं कह रही हूं प्लीज लिख लेना। जब भी सब हेडिंग का नाम आता है या जब भी चैप्टर का नाम आता है, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड सारे सेक्शन बस उसी के अंदर मिलेंगे। यानी प्राइवेट डिफेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितने भी सेक्शन है कहाँ मिलेंगे आपको? बस उसी के नीचे, इस यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इसके बाद तो दूसरा वाला चैप्टर का नाम आ गया ना, एबेटमेंट का नाम आ गया, यानी यहां पर एबेटमेंट के कॉन्सेप्ट के सेक्शन होंगे। तो सेक्शन 96 टू 106 के बीच में ही आपको ढूंढना पड़ेगा प्राइवेट डिफेंस के क्वेश्चन, ठीक है? यानी ये जो सब हेडिंग है, चैप्टर के नाम हैं, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल बन जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है, अच्छा कौन सा चीज पूछ रहे हैं। अच्छा इसमें पूछ रहे हैं एबेटमेंट, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, एक बार आइडेंटिफाई कर लिए तो आप क्या करोगे? आओगे, ढूंढोगे चैप्टर 5। अच्छा चैप्टर 5 में है एबेटमेंट का कॉन्सेप्ट, अच्छा चैप्टर 4 का सब हेडिंग में है प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट। ऐसा आपको आंसर्स ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो आपने क्या लिखा? नोट डाउन, जो क्या पॉइंट नोट डाउन करना है? सब हेडिंग एंड चैप्टर नेम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब हेडिंग नेम्स एंड चैप्टर नेम्स, इनके आधार पर हम एग्जाम में क्वेश्चंस ढूंढेंगे। यहां पर, यहां से यहां तक प्राइवेट डिफेंस का सारा कॉन्सेप्ट कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है? ये वाला छोड़ दीजिए, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए खोल लीजिए सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी, खोल लीजिए आप भी, ये रहा सेक्शन 299 के ऊपर का सेंटेंस अगर आप पढ़े, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, यानी कोई भी ऑफेंस ऐसा हो जिसमें ह्यूमन की लाइफ, किसी भी ह्यूमन की जान को खतरा हो, उसको हम बोलेंगे ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। अब ये क्या हो गया? ये सब हेडिंग हो गया ना, ये तो चैप्टर का नाम हुआ और ये क्या हुआ? सब हेडिंग। अब इस सब हेडिंग के नीचे, सिर्फ इसी सब हेडिंग के नीचे वो सारे चीजें आएंगी, सिर्फ एक ही सब हेडिंग के नीचे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे जहां पर किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ कुछ चोट पहुंची हो, यानी किसी का लाइफ को लेकर कोई भी ऑफेंस हुआ हो, वो आपको बस इन्हीं के अंदर मिलेगा। तो इन्हीं के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? होमिसाइड मिलेगा, मर्डर मिलेगा, डाउरी डेथ मिलेगा, सुसाइड मिलेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर भी मिलेगा। तो ये सारे ऑफेंसेस कहाँ कहाँ ढूंढना है? पूरे बैरक में नहीं ढूंढना है, जो भी ऑफेंसेस लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं वो इसी के अंदर होंगे। आपको इस तरीके से ये चैप्टर हेडिंग्स बहुत ही काम आएंगी। ओके, लिख लिया ना ये पॉइंट अच्छे से? अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले बेयर एक्ट का ऐसा जाता रहेगा, अब जितने सेक्शंस उस बेयर एक्ट में है वो पूरा का पूरा आपको वहां पर मिल जाएगा। अब मैं चाहती हूँ ये कंटेंट्स पेज अब आप खत्म करें एंड जाइए पेज 1 जहां पर एक्चुअल में लॉ लिखा हुआ होगा, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा शायद 10 या 12 पेज, फिर आपको एक ऐसा पेज दिखेगा, मैं दिखाती हूँ। हाँ, अब आपको खोलना है ये वाला पेज जहां पर एक्चुअल में लॉ स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपको दिखेगा फिर से टाइटल, बेयर एक्ट का नाम, फिर इंट्रोडक्शन करके होगा, फिर उसके बाद सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आपको ऐसे दिखेगी। हमेशा सेक्शन 1 से पहले एक प्रियम्बल होता है, यानी वो चीज लिखते हैं कि उस लॉ में वो करना क्या चाहते हैं। प्रियम्बल आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए। प्रियम्बल बताता है उस लॉ में वो लोग जिन्होंने संसद में बैठ के ये लॉ बनाया है, वो लोग करना क्या चाहते हैं, वो प्रियम्बल में लिखा रहेगा। फिर आती है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में टाइटल, यानी उस बेयर एक्ट का नाम होगा, वो बेयर एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा वो वाला चीज लिखा होगा। बेयर एक्ट कब लागू होगा
वो वाला चीज भी कई बार सेक्शन 1 में लिखा होता है। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन। बेयर एक्ट लागू कब होगा वो डेट भी सेक्शन 1 में लिखा गया है। अब इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, कि अच्छा इस बेयर एक्ट में आप आइडेंटिफाई करें लागू कब हुआ है, ये वाला कानून कब लागू हुआ है। ऐसा क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी एआईबी में पूछे गए हैं। जब मैंने सब्जेक्ट वीडियोस डिस्कस किए हैं उसमें फुल कोर्स में ये भी इंक्लूडेड है, तो आप जाके वो भी देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्योंकि ये आईपीसी का बेयर एक्ट है तो आईपीसी के रिलेटेड ऑफेंसेस, पनिशमेंट, उसके रिलेटेड अब सारे सेक्शंस चालू हो गए यहाँ पर, ठीक है। ऐसा करके एक एक चालू हो गया। अब हर बेयर एक्ट के नीचे, पेज के नीचे वाले हिस्से में लाइन ऐसा होगा, लाइन के बाद कुछ चीजें लिखी रहेंगी। इन चीजों को हम बोलते हैं फुटनोट। फुटनोट हमें काम आते हैं अमेंडमेंट्स ढूंढने के लिए। प्लीज ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन कीजिए। फुटनोट कहाँ काम आते हैं? फुटनोट आते हैं काम जब अमेंडमेंट का क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। फुटनोट्स इंपॉर्टेंट है जहां पर हमें अमेंडमेंट के क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन में अमेंडमेंट, विच अमेंडमेंट का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में बेयर एक्ट में, उस बेयर एक्ट में उस सेक्शन का फुटनोट में आंसर मिलेगा करके आपको चेक करना पड़ेगा। फॉलोड? चलो, ऐसा हो गया। आप पलटे फिर ऐसा सेक्शन बाय सेक्शन जा रहे। यहां पर एक चीज मैं बता देती हूं, इलस्ट्रेशंस करके होता है। क्या होता है? इलस्ट्रेशंस। ये हर बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशंस हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पर कुछ बेयर एक्ट्स में ये ज्यादा होते हैं। जैसे कि आईपीसी के बेयर एक्ट में आपको काफी सारे इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। इस इलस्ट्रेशंस के आधार पर प्रीवियस एआईबी के क्वेश्चंस भी काफी सारे आए हैं आईपीसी के बेयर एक्ट में, मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब ये वाले इलस्ट्रेशंस भी कुछ सेक्शंस के लिए पढ़ना जरूरी है। इलस्ट्रेशन में पता है क्या होता है? इलस्ट्रेशन में होता है, सेक्शन 6 में उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया, लॉ का एक ऐसा प्रिंसिपल बताया, उस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में होता है। इलस्ट्रेशन में क्या होता है? प्रिंसिपल का एग्जाम्पल होता है, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस में लिखा होता है। इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए पढ़ना जरूरी है। इलस्ट्रेशंस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे आईपीसी में इलस्ट्रेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इलस्ट्रेशन से। ओके, फिर देखिए, जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन का इलस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि हर बेयर एक्ट में भी इलस्ट्रेशन हो सकता है कि कुछ बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन हो ही ना, है ना, हो सकता है। अगर ऐसी चीज है ही नहीं कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है और आगे, तो कोई जरूरत नहीं है कि लॉ बनाने वाले भी हर सेक्शन के लिए इलस्ट्रेशन डाले। जैसे इसमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, बस सेक्शन 6 के लिए था। ऐसे कुछ सेक्शन के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता है, पर जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना उसमें ऐसे आपको मिलेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करते करते आप पूरा बेयर एक्ट आपको छान मारना पड़ेगा आंसर्स ढूंढते वक्त। अब कौन सा हिस्से में आंसर होगा वो आपको चैप्टर, जैसे मैंने पहले रिपीट किया था, चैप्टर का नाम और सब हेडिंग के नाम के आधार पर आपको वो वाला हिस्सा जहां से आपको आंसर मिलेगा वो ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढे इसका प्रैक्टिस होना जरूरी है, इसीलिए मैं फुल कोर्स में हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप बेयर एक्ट लेके मेरे साथ बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको बताऊंगी, अच्छा इस चीज के लिए ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा, इस चीज के लिए मैंने ऐसे सोच के ऐसा मैंने किया, अब मैं बताऊंगी तभी तो आप भी कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए जब भी आप कोर्स वीडियो देख रहे हैं तो सजेस्ट करती हूँ कि बस ऐसे लेट के या वेब सीरीज देखने की तरह मत देखिए, ऐसे देखिए कि बस एक बार सीखें, जिंदगी भर के लिए सीख लिए। मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी, आप भी ऐसे ही करना। मैं एक बार पढ़ाऊंगी,
अच्छे से पढ़ाऊंगी, ऐसे पढ़ाऊंगी कि जिंदगी भर के लिए याद रखे। अब आपका भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी फॉलो ऐसे करें, फॉलो अलोंग करें, है ना, ऐसे करें कि जो भी स्टेप मैं बता रही हूँ एकदम पकड़ लें आप, एंड वो चीज आप भी जिंदगी में हर दिन यूज कीजिए ताकि आप कभी भी वो चीज ना भूले। तो प्रैक्टिस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फटाफट से क्वेश्चन में हिंट ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अब ये जो चीज है मैं बता रही हूँ ये हर बैरेक्ट में मोर और लेस सिमिलर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को कंफ्यूजन है ना ओल्ड लॉ न्यू लॉ, इसीलिए मैं न्यू लॉ में भी दिखा देती हूँ कि ऐसा ही होता है, बीएनएस में भी ऐसा ही होता है। मैं दिखा देती हूँ, ये रहा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। जैसे इसमें भी देखिए, पहला है कंटेंट्स का पेज, सेक्शंस हैं, सेक्शन के नाम दिए गए हैं, चैप्टर है, चैप्टर के नाम दिए गए हैं, है ना। जैसे आईपीसी में था, इसमें भी ऐसा ही है, सेक्शंस इधर उधर हो गए। मैं बताती हूँ इसका एक्चुअली क्या है, मैं सिंपल सी चीज बताती हूँ। कभी कभी ना घर का सामान इधर उधर हो जाता है, ठीक है, जैसे रसोई में हो जाता है या घर में बुक्स रखे हैं, लाइब्रेरी है किसी के घर में, तो बुक्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। बच्चे हैं तो बच्चे खेलते खेलते बुक्स आगे पीछे कर दिए, मेरे ऑफिस में भी ऐसा होता है, बच्चे आ गए आगे पीछे कर दिए बुक्स, तो ढूंढने में टाइम लगता है, पर बुक तो वही का वही होगा, है कि नहीं। सामान तो घर पर ही है पर इधर उधर हो गया, अब सामान इतना जम्बल्ड अप हो गया कि हमें नहीं पता कि कहाँ है। अब ये नया लॉ भी ना ऐसा ही है, जो भी चीज आप आईपीसी में पढ़ोगे ना कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आपको बीएनएस में मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बस यही है कि किसी ने आके पूरा जो ऑर्डर बना के रखे थे आईपीसी के हिसाब से, वो ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दिया, यानी कि सेक्शन नंबर अलग हुए हैं, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, चोरी तो चोरी है, मर्डर तो मर्डर है, जनरल एक्सेप्शंस तो जनरल एक्सेप्शंस है, डिफेमेशन तो डिफेमेशन ही रहेगा, रॉबरी रॉबरी है, डकैती डकैती है। बस जो आपने अरेंज करके रखा था, सारे किताबों को एक तरीके से अरेंज करके आपने रखा था आईपीसी में, पर आपके बच्चे आए एंड आपके पूरे लाइब्रेरी को जैसे उन्होंने तहस नहस कर दिया, अब वैसा ही हुआ बीएनएस में भी, ऊपर नीचे हो गए पर घर पे तो वही है, मिलेंगे तो वही, तो ढूंढना बस आपको है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, चैप्टर 3 में है जनरल एक्सेप्शंस बीएनएस के अंदर, एंड आईपीसी के अंदर क्या था, चैप्टर 4 में था आईपीसी के अंदर, है ना। ऐसे ऊपर नीचे हो गई हैं चीजें, पर चीजें तो मिलेंगी ही। अब इसमें भी वैसा ही होगा, मैं इसमें भी आपको इलस्ट्रेशंस दिखा देती हूँ एज एन एग्जाम्पल। मैंने कुछ ऐसे रैंडम पेज ओपन किया, तो आप देखो ये हर्ट वाला कॉन्सेप्ट है, हर्ट का कॉन्सेप्ट आईपीसी में भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, बीएनएस में भी सेम है। मैं कोर्स में दोनों को कंपैरेटिव अप्रोच ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि क्या सेम है क्या सेम नहीं है, ऐसा कंपेयर करते हुए ही पढ़ाऊंगी। अब जैसे यहाँ पर भी आप देखें, सेक्शन है हर्ट के बारे में, एंड इसके कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने क्या दिया, इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशंस भी पुराने वाले लॉ में भी सेम है, नए वाले लॉ में भी सेम, पुराने वाले या नए वाले दोनों में सेम है। नया वाला बेरैक्ट हो या पुराना वाला बेरैक्ट हो, अगर आप समझ लिए एक बार बेरैक्ट कैसे पढ़ना है, बेरैक्ट में होता क्या है, तो आप दोनों ही पढ़ पाएंगे। ओके, मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। ये 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया, आपको बस थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पर लेट्स टेक सीपीसी, ठीक है। सीपीसी में एक चीज अलग होता है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली डिस्कस कर रही हूँ। सीपीसी में भी जैसे ही आप खोलते हैं, सेक्शंस पूरा आपको ऑर्डर दिखेगा, ऐसे आपको सीरियल नंबर सब कुछ लिस्ट मिलेगा, सेम टू सेम कंटेंट्स पेज रहेगा। बस वहां पर चैप्टर जिसको बोले थे, यहाँ पर हम बोल रहे हैं पार्ट 1। सीपीसी का बैरैक्ट है तो अभी आप खोलना, पार्ट 1 लिखा होगा, जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 वहां पे लिखा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने इसको पार्ट बोला है, पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है, यानी सीपीसी के अंदर ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन अगर आपके पास आया तो आप कहाँ ढूंढोगे, आपको इसी पार्ट के अंदर ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप वहां पे चैप्टर में ढूंढते थे,
यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पार्ट में आके ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ये चैप्टर, सब हेडिंग, पार्ट, नाम जो भी हो, कॉन्सेप्ट तो अगेन सेम है कि ये सब आपको हिंट्स देंगे एग्जाम में कि इसको यूज करते हुए आप आंसर इस वाले सेक्शन में ढूंढना करके। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो सेक्शन 9 टू सेक्शन 14 है ये इतना इजी नहीं है। सीपीसी कुछ लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, मैं ये कहती हूँ कि बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर सही से पढ़ना एक बार तो चाहिए। एक बार सही से पढ़ लिया तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सीपीसी हम कर सकते हैं, क्योंकि सीपीसी में शब्द ऐसे हैं, प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सीपीसी का भी वेटेज ज़्यादा है ना एग्जाम में, तो डेफिनेटली पढ़ के जाना। पर बेरैक्ट में बहुत फर्क नहीं होता है, सीपीसी में भी ऐसा ही होता है, बस चैप्टर को पार्ट बोलते हैं ऐसा। ठीक है, अब सीपीसी में एक और खास बात है, मैं बता देती हूँ। तो सीपीसी में अगर आप लास्ट सेक्शन देखते हैं वो है सेक्शन 158। तो ये सेक्शन 158 के बाद बेरैक्ट खत्म नहीं हो जाता है। सीपीसी के अंदर 158 के बाद उन्होंने क्या किया, हमारा लाइफ मुश्किल करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल ऐड कर दिया। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ऑर्डर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? ऑर्डर, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऐसे ऑर्डर मिलेंगे। अब ये जो ऑर्डर हैं ये बहुत सारे रूल्स, अब ऐसे रूल्स जो वो बेरैक्ट में कहना चाहते थे, सेक्शंस में वो कहना चाहते थे पर नहीं कह सके, तो उन्होंने वो सारी चीज़ों को अलग से ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 करके डाल दिया। अब ऑनेस्ट चीज़ बता रही हूँ, प्रैक्टिस में तो ये काम आता है, पर एग्जाम के लिए ना 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। मैं नहीं चाहती कि एंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इजी बिल्कुल नहीं है, तो मैं ये नहीं चाहती कि आप 1 या 2 नंबर के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़े एंड जो बाकी के 8 नंबर हैं सीपीसी के वो लूज आउट करें। ठीक है, तो ऑर्डर्स से कितने नंबर आते हैं सीपीसी के? 2 नंबर ही आते हैं, तो इसीलिए इन 2 नंबर के चक्कर में आप बाकी के जो 8 नंबर सीपीसी से आते हैं आप उसको लूज आउट ना करें। ठीक है, तो हर बेरैक्ट का मोर और लेस, मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो यही चीज़ें होती हैं। सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर का कॉन्टेक्स्ट होता है, मैटर होता है, मैटर के नीचे इलस्ट्रेशंस होते हैं, चैप्टर नाम या पार्ट्स जो भी होते हैं वो हमारे लिए हिंट की तरह काम करते हैं। तो कोई भी बेरैक्ट को यूज़ करने के लिए अगर आपको मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ें पता है तो आप कर सकते हैं।